नमस्कार। हमारे आज के इस व्याख्यान में हम किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल के मान को समझने का प्रयास करते हैं। हम अपने पिछले व्याख्यान में सदिश राशि, अदिश राशि, क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, अदिश क्षेत्र, ग्रेडियंट, फ्लक्स, डाइवर्जेंस और गॉस के नियम का अवकलन समाकलन रूप को समझ चुके हैं। आज हम कर्ल के मान को समझने का प्रयास करते हैं। कर्ल की क्या परिभाषा होगी, कर्ल का क्या अर्थ है, कर्ल से संबंधित प्रमेय जिसे हम स्टोक्स थ्योरम कहते हैं, उसके स्टोक्स प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे और फिर अपने पाठ्यक्रम में कर्ल का कार्तिक निर्देशांक में मान ज्ञात करना, कर्ल का कार्तिक निर्देशांक में मान ज्ञात करना, उसमें हम ये सिद्ध करेंगे कि किसी भी सदिश क्षेत्र का जो कर्ल होगा वो डेल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाएगा। हमको ध्यान है, हम अपने पिछले व्याख्यान में किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान निकाले थे और डाइवर्जेंस के लिए हमने वहाँ पर सिद्ध किया था कि किसी भी सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होगा वह डाइवर्जेंस सदिश क्षेत्र का डॉट प्रोडक्ट होगा। हम आज कर्ल के मान को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिएगा कोई बंद पथ C है और इस बंद पथ में बिंदु पर सदिश क्षेत्र A स्थित है। हमने इस बंद पथ को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजन किया हुआ है। एक अल्पांश जिसका विस्थापन dl है इस चित्र में दिखाया गया है। हम प्रत्येक अल्पांश के विस्थापन और सदिश क्षेत्र A की डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं और जब सभी अल्पांशों के संगत डॉट प्रोडक्ट को यदि हम जोड़ दें तो कुल बंद पथ के अनुदिश हमें रेखा समाकलन का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल अथवा दूसरा पद जो इसके चलन में है वह कहलाता है परिसंचरण यानी सर्कुलेशन, ज्ञात हो सकेगा। और हम इस क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल को गणितीय रूप में इस प्रकार से लिख रहे हैं, क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल वेक्टर A डॉट dl। ध्यान दें, हमने इंटीग्रल के ऊपर एक बंद पथ का चिन्ह बनाया है। इसका मतलब हुआ कि हमने जो समाकलन है वो बंद पथ पर ले लिया है और इस बात को दर्शाने के लिए हमने समाकलन के चिन्ह के नीचे C भी लिखा है। और इस पूरे क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल अथवा गामा के मान को हम क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन के मान को हमने गामा के द्वारा व्यक्त किया है। अपने फिजिक्स में वेक्टर फील्ड दोनों प्रकार के हैं। एक वेक्टर फील्ड ऐसे है जिसके लिए क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल अथवा सर्कुलेशन का मान शून्य होता है। तो ऐसे सदिश क्षेत्र जिनके लिए क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल का मान शून्य हो उसमें कर्ल का मान नहीं होगा और हम ऐसे सदिश क्षेत्र को लैमेलर अथवा अकर्ली कहेंगे। आपको ध्यान होगा, ऐसे सदिश क्षेत्र जिनके लिए डाइवर्जेंस का मान शून्य हो, हमने पिछले क्लास में उनको परिनालकीय सदिश या सोलिनॉइडल वेक्टर कहा था। परंतु कुछ ऐसे सदिश क्षेत्र भी होते हैं जिनके लिए क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल या सर्कुलेशन का मान शून्य नहीं होता बल्कि यह मान निश्चित होता है और वास्तव में ऐसे सदिश क्षेत्रों में ही कर्ल का गुण समाहित होता है। मैं अपनी बात को समझाने के लिए एक प्रयोग के द्वारा इस बात को दर्शा रहा हूँ। मान लीजिए इस चित्र में मैंने किसी सदिश क्षेत्र की बल रेखाएं को दिखाया हुआ है और सदिश क्षेत्र की बल रेखाओं के लंबवत मान लीजिएगा मैंने आयताकार फ्रेम ABCD को दर्शाया है और ये आयताकार जो फ्रेम है यह बल रेखाओं के क्षेत्र के लंबवत है। यदि आयताकार तल क्षेत्र के
लंबत है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस स्थिति में जो बल रेखाएं निकल रही हैं वो इसके चारों साइड ए बी, बी डी, डी सी, सी ए, चारों जो साइड है उन चारों साइडों के लंबत है। चूंकि प्रत्येक कोई भी बल रेखा इसकी सीमा रेखा की ओर नहीं है, मूलतः प्रत्येक बल रेखा इसकी सीमा रेखा के लंबत है, अतः जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा और उसका जो सम ज्ञात करेंगे तो वह मान शून्य प्राप्त होगा। इसका अर्थ हुआ कि आयताकार फ्रेम को क्षेत्र के इस प्रकार से लंबत लटकाने पर कर्ल का मान शून्य प्राप्त होगा। अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। यदि आयताकार तल क्षेत्र के समांतर है, इस चित्र पर ध्यान दें, ए बी सी डी जो आयताकार फ्रेम है उसको क्षेत्र के समांतर लगाया गया है, तो हम देख रहे हैं कि ए बी और सी डी जो साइड है वह साइड क्षेत्र की बल रेखाओं के अनुदिश है, जबकि दूसरी जो साइड है बी डी और ए सी वो उसके लंबत है। लेकिन इसकी दो भुजाएं जो क्षेत्र के अनुदिश है ए बी और सी डी, उन दोनों के क्षेत्र के अनुदिश होने के कारण उसमें जो कोण बनेगा वह शून्य बन गया, cos 0 1 हो गया। अतः निश्चित रूप से इस स्थिति में क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल का मान शून्य नहीं होगा, कुछ निश्चित मान होगा, और निश्चित मान होगा इसका अर्थ है कि हम इस स्थिति में कुछ कर्ल का मान निकाल सकेंगे। यह भी स्पष्ट है कि जैसे चित्र 1 में हमने इस आयताकार फ्रेम को लंबत रखा था, इस चित्र 2 में इसके समांतर रखा है। अगर हम भिन्न भिन्न कोण लें तो भिन्न भिन्न कोणों पर क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल या परिसंचरण का मान अलग अलग होगा, कोण पर निर्भर करेगा। निश्चित रूप से इन सब में एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर मान मैक्सिमम होगा और एक स्थिति में मान अधिकतम होगा। जब मान अधिकतम रेखा समाकलन का ज्ञात हो जाता है, क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल का मैक्सिमम मान, परिसंचरण का अधिकतम मान जो इकाई क्षेत्रफल की सीमाओं पर ज्ञात किया जाता है, वह मान ही कर्ल किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। जैसे हमने परिभाषा में लिखा है, इस अधिकतम रेखा समाकलन को जो इकाई क्षेत्रफल की सीमाओं पर ज्ञात किया जाता है कर्ल कहलाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने डाइवर्जेंस में गणितीय संबंध स्थापित किया था कैलकुलस के प्रयोग से, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट डी ए अप्रोचेज 0 गामा मैक्सिमम बाई डी ए। गामा मैक्सिमम क्या है? क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल या सर्कुलेशन। गामा मैक्सिमम का मान हम रख सकते हैं लिमिट डी ए अप्रोचेज 0 क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट डी एल मैक्सिमम डिवाइडेड बाई डी ए। ध्यान रहे, जब हमने किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकाला था तो वह राशि एक अदिश राशि आई थी, लेकिन किसी भी सदिश क्षेत्र का जब हम कर्ल निकालेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो सदिश राशि प्राप्त होगी। सदिश राशि है, इसका मतलब इसकी एक दिशा होनी चाहिए, और इसकी जो दिशा होगी वह दिशा उस तल के लंबत होगी जिसमें क्षेत्रफल अल्पांश की परिसीमा पर परिसंचरण का मान अधिकतम होगा। उस तल के लंबत जो दिशा होगी वह दिशा कर्ल की दिशा का बोध कराएगी। यह इस प्रकार से हम कर्ल को परिभाषित कर सकते हैं। कर्ल से संबंधित जो प्रमेय है हम उसको स्टोक्स प्रमेय कहते हैं। स्टोक्स प्रमेय को उत्पत्ति करने के लिए हम पुनः जो कर्ल की परिभाषा बनाई है उस पर जाते हैं। कर्ल की परिभाषा हमने किस प्रकार से बनाई है? अधिकतम रेखा समाकलन को जो इकाई क्षेत्रफल की सीमाओं पर ज्ञात किया जाता है वह कर्ल कहलाता है ना। इकाई क्षेत्रफल की सीमाओं पर जो भी सदिश क्षेत्र का अधिकतम परिसंचरण होगा कर्ल कहलाएगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? इकाई क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले पथ पर सदिश क्षेत्र का अधिकतम परिसंचरण क्या कहलाएगा? कर्ल की परिभाषा है ये, इसलिए ये क्या मान हो गया? कर्ल हो गया। तो इसको मैं जैसे वहाँ DIV लिखा था CURL कर्ल भी लिख सकता हूँ, और कल के हम व्याख्यान में ये सिद्ध करने वाले हैं
कि जो सदिश क्षेत्र का कर्ल ज्ञात किया जाएगा वह सदिश क्षेत्र का और डेल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट से मान प्राप्त होगा। इसलिए इकाई क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले पथ पर सदिश क्षेत्र का अधिकतम परिसंचरण का जो मान है वह कितना हो गया, कर्ल ए डॉट ऑफ यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि कर्ल किसी भी सदिश क्षेत्र का एक सदिश राशि है जो जिसमें कि इसकी दिशा का बोध होना चाहिए। एन यूनिट वेक्टर इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। बिल्कुल जिस प्रकार से डाइवर्जेंस का कार्य किया था उसी कदमों पर उसी के समांतर चलते हैं। जब इकाई क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले पथ पर अधिकतम परिसंचरण का मान ये है, तो हमने कहा क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले पथ पर अधिकतम परिसंचरण का मान कितना होगा, कर्ल ए डॉट डी एस। उसी प्रकार से संपूर्ण क्षेत्रफल को, पहले हमने इकाई क्षेत्रफल लिया, फिर हमने क्षेत्रफल अल्पांश लिया, अब हम कह रहे हैं संपूर्ण क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले पथ पर परिसंचरण। क्या मतलब हुआ कि जो समीकरण क्षेत्रफल अल्पांश ds पर आई है उस समीकरण का इंटीग्रेशन का चिन्ह बना दीजिए, और जब हम इंटीग्रल कर देंगे सरफेस इंटीग्रल कर्ल ए डॉट डी एस, तो यह क्या मान व्यक्त कर रहा है? अब ये मान को व्यक्त करता है संपूर्ण क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले पथ पर परिसंचरण का मान, और हमने इसको समीकरण 1 से बताया है। क्षेत्रफल S को जो परिबद्ध कर रखा है, बाउंडेड, परिबद्ध मीन्स बाउंडेड, क्षेत्रफल S जो बाउंडेड है, परिबद्ध कर रखा है, वो किसके द्वारा किया हुआ है? C पथ के द्वारा किया गया है। अतः क्षेत्रफल S को परिबद्ध करने वाले पथ पर अधिकतम परिसंचरण, क्या अर्थ हुआ? परिसंचरण, क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल। और इसका क्या लिखना चाहिए हमको? क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट डी एल। इंटीग्रल का जो चिन्ह है उसके नीचे हमने सी भी लिख दिया है, जो ये बतला रहा है कि बंद पथ के अनुदिश लिया गया है। जरा ध्यान दीजिए, दो समीकरण आ गई हैं, और ये जो दोनों समीकरण हैं ये दोनों तुल्य हैं, दोनों एक ही मान को व्यक्त कर रही हैं, अधिकतम परिसंचरण को दिखा रही हैं, इसलिए दोनों तुल्य हैं, दोनों को बराबर कर दिया। जब हम दोनों को बराबर कर देंगे तो जो कथन मिलेगा वह स्टोक्स थ्योरम कहलाएगा, और इस स्टोक्स थ्योरम के अनुसार क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट डी एल इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस। जिस प्रकार से हम गॉस डाइवर्जेंस में सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी के अनुरूप उसी प्रकार से स्टोक्स प्रमेय के प्रयोग के द्वारा हम बंद पथ के रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में अथवा पृष्ठ समाकलन को क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल में जब जैसी आवश्यकता होगी किसी भी अंकित प्रश्न में हम इसको रूपांतरित कर सकेंगे। आज अपनी बात इतनी ही रखते हैं, और कल के व्याख्यान में हम कर्ल के मान को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।